जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा सेलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल लाइफ साइंस साई बेसिक्स। बच्चों, आज काफ़ी टाइम के बाद मैं सेल बायोलॉजी के टॉपिक अपलोड कर रही हूँ वीडियो। एक्चुअली में मेरी टीथ सर्जरी हुई है अभी भी, ऑल्दो अभी भी स्टिचेज 3-4 स्टिचेज अभी भी लगे हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे मैं आपको टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो CSIR नेट हो, गेट हो, ICMR हो, आपका सेट लाइफ साइंस हो, या फिर जो UPPSC का मैं बॉटनी का मेंस के लिए आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं जो भी टॉपिक आपको करवाती हूँ वो कंटेंट मेरा इस तरह से तैयार ही मैं इस तरह से करती हूँ ताकि वो आपके प्री के लिए भी, मीन्स ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए भी और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए भी, दोनों के लिए हेल्पफुल हो। तो हमारा जो लिपिड बायलेयर चल रहा था सेल बायोलॉजी में, आज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी मैं पढ़ाऊँगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्ज़ामिनेशन में, चाहे वो CSIR नेट हो, चाहे वो सेट लाइफ साइंस हो, या फिर गेट हो, या फिर ICMR हो, मीन्स कि हर एक एग्ज़ामिनेशन में एक एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है। 2 टॉपिक है लिपिड बायलेयर में, लिपिड राफ्ट्स एंड मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ामिनेशन में। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, अगर UPPSC की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो 8 मार्क्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, हो सकता है कि 12 मार्क्स में भी आ जाए। तो बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि मैं इतना मतलब प्रॉब्लम में रह के भी अगर आपके लिए वीडियो डिलीवर कर रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि लर्नर्स को ज़्यादा टाइम हो जाता है, वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं, तो आप थोड़ी सी मजबूरी एजुकेटर की भी आपको समझनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, और बहुत जगह आप पढ़ लिए हैं, बुक में भी पढ़ते हैं और बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ रहे हैं, बट ये टॉपिक उतना अच्छा से क्लियर हो नहीं पाता। तो मेरी कोशिश रहेगी कि कितना सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको ये टॉपिक मैं समझाऊं ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये डायनेमिक होता है, एसिमेट्री मेंटेन होता है, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी मीन्स ये फ्लूइड इन नेचर होता है। तो आखिर क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है कि जो गर्म प्रदेश है, जैसे कि रेगिस्तान में जो प्लांट या फिर एनिमल होते हैं, तो कुछ तो ऐसा रीज़न होगा जिससे कि वो, आपको पता है सेल्स एग्रीगेट होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ एग्रीगेट होकर ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन एग्रीगेट होकर ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। तो कुछ तो रीज़न होगा कि ये जो सेल जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे हैं, तो क्या कारण है कि गर्म प्रदेश में ये पिघल क्यों नहीं जाते हैं, या फिर ठंडे प्रदेश में जो पोलर्स पे जो बियर्स होते हैं, या फिर जो भी ठंडे प्रदेश में जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जानवर होते हैं, वो जम क्यों नहीं जाते हैं। आखिर कुछ तो रीज़न होगा। तो इस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। ना तो ये फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही ये फ्लूइडिटी बहुत कम होनी चाहिए। तो क्या है, कैसे है, वो सब कुछ मैं 1 बाय 1 आपको समझा रही हूँ। अच्छे से बिल्कुल ध्यान से आप एंड तक बने रहिएगा। मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि अभी स्टिचेज़ ऑलरेडी अभी 3-4 दिन पहले ही मेरी सर्जरी हुई है, तो स्टिचेज़ अभी बहुत ज़्यादा मतलब स्टिफ हुए नहीं हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा आराम से आपको पढ़ाऊँगी। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, डायनेमिक मोबिलिटी ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स विदिन द लिपिड बायलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन essential for proper cellular functions and adaptation to environmental changes such as temperature fluctuation। तो यही जो डायनामिक फ्लूइडिटी है किसका, लिपिड और प्रोटीन का, तो बच्चों मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप सेल बायोलॉजी पढ़िए, या फिर अभी पैरेलल में मैं जेनेटिक्स भी पढ़ा रही हूँ, तो आप थ्रू आउट कंटिन्यूएशन में वीडियोस देखिएगा, क्योंकि आधे घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस होते हैं, बट उस आधे घंटे का कॉन्सेप्ट मायने रखता है। और अगर आप कंटिन्यूएशन में वीडियोस देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने फॉस्फोलिपिड पढ़ाया था, उसके क्लासेस, उसके क्लासिफिकेशन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि ये एम्फीपैथिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो हेड ग्रुप होता है वो पोलर इन नेचर होते हैं, और इनका जो टेल होता है वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। तो वो मीन्स हाइड्रोफोबिक होते हैं। हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है।
टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटिंग होता है। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रीजन मिल के क्या बना देता है, एम्फीपैथिक। तो ये सब थोड़ा सा आपको पहले से क्लियर अगर होगा, नहीं भी क्लियर है तो आप फॉस्फोलिपिड वाला जो क्लासेस वाला मैंने बेसिक का भी एक वीडियो अपलोड किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में, तो वो दोनों अगर आप सुन लीजिएगा ध्यान से तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, डायनेमिक मोबिलिटी ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन विद इन लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर के बीच में जो डायनेमिक मोबिलिटी होती है लिपिड और प्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन के लिए, वो एसेंशियल होता है। किस चीज़ के लिए, तो सेलुलर फंक्शंस और एडेप्टेशंस टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। अब इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आप एसी चला के घर में रहते हैं आज के समय में, या फिर किसी तरह का फ्लक्चुएशन होता है, तो सेल किस तरह अपने आप को मेंटेन रखता है, इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इन जनरल अगर एक जनरल कंडीशन की बात की जाए तो इन जनरल कंडीशन एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो टेम्परेचर। तो पहले मैं आपको जनरल कंडीशन की बात समझाऊंगी कि एट हाई टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कैसा होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, और एट लो टेम्परेचर पे कैसे होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फ्लूइडिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो गर्म प्रदेश में रहने वाले जीव जंतु होते हैं या फिर जो ठंड प्रदेश में रहने वाले जीव जंतु हैं, तो अगर गर्म प्रदेश में रहने वाले जीव जंतु हैं, मीन्स गर्मी में रेगिस्तान में रहते हैं, तो उन्हें पिघलना नहीं चाहिए। अब पिघलना नहीं चाहिए मीन्स उनकी फ्लूइडिटी कम होनी चाहिए। तो फ्लूइडिटी कम होने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं पर जो ठंड प्रदेश में कोल्ड टेम्परेचर पर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो वो जम न जाए, तो जमने नहीं तो उनकी फ्लूइडिटी को बढ़ानी पड़ेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो फ्लूइडिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं वो मैं समझाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल आप एंड तक बने रहिए, ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा सा आराम से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जनरल कंडीशन में जो हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीजेस। अब एक एग्जांपल है, एनालॉजी आप लीजिए, आपने घी का नाम तो सुना होगा, तो ठंड में आप देखते हैं या फिर फ्रिज में रख दीजिए या फिर ठंडी में वो जमा हुआ होता है, ये एक जनरल एग्जांपल है। और गर्मी में जब आप चूल्हे पे उसको रखिए, कढ़ाई में आप डालते हैं तो वो पिघल जाता है। बस इसी एनालॉजी को आप याद समझने की कोशिश करिएगा। तो जो हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीजेस, बढ़ता है, वहाँ पर फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। दो टर्म का नाम आप सुनिएगा कि एट हाई टेम्परेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फ्लूइड लाइक होता है, और एट लो टेम्परेचर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन है वो जेल लाइक, जैम एंड जेली, आप ब्रेड पे जैम लगाते हैं ना, तो आप जो फ्रूट जैम का यूज़ करते हैं या फिर जेली का यूज़ करते हैं, तो वो कैसा होता है, जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो अगर ज़्यादा पिघला हुआ रहेगा तो क्या आप उस पर स्प्रेड कर पाएंगे, ब्रेड पे नहीं कर पाएंगे। तो लो टेम्परेचर पे जो मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जेल लाइक होता है, और हाई टेम्परेचर पे कैसा होता है, फ्लूइड लाइक होता है। इतना क्लियर है। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीजेज, फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका वो मैंने क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फोलिपिड का हेड ग्रुप है और ये टेल है, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो पोलर हेड ग्रुप्स हैं, पोलर हेड ग्रुप लूजली पैक्ड है, आप देख रहे हैं आराम से, बिल्कुल बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस भी है। तो ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे पोलर हेड ग्रुप्स जो हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। और ये टेल्स आप देख रहे हैं, ये टेल्स में क्या है कि किंग्स का फॉर्मेशन हो गया है। मीन्स टेल्स जो है फॉस्फोलिपिड का हेड ग्रुप और फॉस्फोलिपिड का टेल ग्रुप। तो हेड जो होता है एट हाई टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है कि लूजली अरेंज्ड होता है। ऑब्वियस है ना कि जब घी को पिघलाना होता है तो वो तेल के फॉर्म में आ जाता है, जब गर्म करते हैं तो पिघल जाता है। तो जब पिघल जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है। तो वहाँ पर जो पोलर हेड ग्रुप हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, और उनका जो टेल है वो कैसा होता है, बिल्कुल डिसऑर्डर्ड होते हैं। टेल्स एक ऑर्डर मेंटेन नहीं किए हुए हैं, बिल्कुल डिसऑर्डर्ड है। और मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होता है, थीनर होता है, ठीक है, पतला होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। पोलर हेड ग्रुप लूजली पैक्ड,
टेल्स डिसऑर्डर्ड एंड मेम्ब्रेन थिनर। ये 2-3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। वहीं पर एट लो टेम्परेचर पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीजेस, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाती है लो टेम्परेचर पे। वहाँ पर कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है पोलर हेड ग्रुप आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जब यूट्यूब पे वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ तो आपके पास ऑप्शन होता है कि हल्का सा आप जूम कर सकते हैं। तो अगर डायग्राम थोड़ा और क्लियर वे में आप समझना चाहते हैं, क्रिस्टल क्लियर होने के लिए थोड़ा सा आप अपने एंड से जूम कर लीजिएगा, तो आपको इस डायग्राम में और इस डायग्राम में बहुत अच्छे से डिफरेंसेस पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या है, पोलर हेड ग्रुप जो है वो लूजली अरेंज्ड है, टेल्स आपका डिसऑर्डर्ड है, और मेम्ब्रेन कैसा होता है, थीनर होता है। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं पोलर हेड ग्रुप टाइटली पैक्ड है, देख रहे हैं बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है। ये हेड ग्रुप है, ये हेड ग्रुप है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। और टेल्स जो है रेगुलरली ऑर्डर्ड होते हैं, बिल्कुल रेगुलर एकदम ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। क्यों होते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो पोलर हेड ग्रुप टाइटली पैक्ड, टेल्स रेगुलर ऑर्डर्ड, एंड मेम्ब्रेन क्या होता है, थिकर, यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, मेम्ब्रेन जो है थोड़ा थिकर होता है। कोल्ड में आप ये समझ लीजिए ना एग्जाम्पल, कि जो ठंड में जो प्रदेश में जो होते हैं, आपको जब ठंड लगती है तो आप शॉल ओढ़ लेते हैं ना, मीन्स कुछ कवर कर लेते हैं। तो बस एक एनालॉजी के फॉर्म में आप याद रख सकते हैं कि एट लो टेम्परेचर पर मेम्ब्रेन जो है वो थिकर हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज बच्चों यूज़ नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आपका जो डेली लाइफ जो है उसी के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप कनेक्ट कर पाइए अपने आप को। बहुत ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करने से जो बच्चे उतना अच्छा से इंग्लिश नहीं समझ पाते, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चूँकि इस चैनल का नाम ही है साई बेसिक्स इज़ द ब्रांड नेम, एंड लाइफ साइंस साई बेसिक्स एंड साई बेसिक्स जूलॉजी बोथ आर ब्रांचेज ऑफ माई चैनल। तो साई बेसिक्स जूलॉजी है जो है वो कंप्लीट जूलॉजी वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, और लाइफ साइंस साई बेसिक्स कम्प्लीटली लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि डे टू डे लाइफ के साथ आपको कनेक्ट कर सकूं। तो मैंने समझा दिया कि एट हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो पोलर हेड ग्रुप है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, और टेल जो है वो आपका कैसा होता है, डिसऑर्डर्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है और लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जनरल कंडीशन में ये मैंने आपको समझाया। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ती है। ऑब्वियस है ना कि जब आप घी को तेल के फॉर्म में पिघलाना चाहते हैं, पूरी तलने के लिए आप कढ़ाई चढ़ाते हैं ना, और घी को अगर तेल के फॉर्म में बनाना है तो आप क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो वेरी सिंपल, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ा देता है। वहीं पर उसको अगर जमाना है तो लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर काउजेज मोर रिजिड क्या, जेल लाइक। लो टेम्परेचर पे कैसा होता है, मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन जेल लाइक हो जाता है, रिजिड जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन। दोनों पॉइंट क्लियर है। दिस चेंज इन ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन है हाई से लो और लो से हाई, दिस चेंज इन ट्रांजिशन फ्रॉम जेल टू फ्लूइड और फ्लूइड टू जेल कॉल्ड फेज ट्रांजिशन। ये एक टर्म था, फेज ट्रांजिशन, मुझे आपको समझानी थी। तो ये जो ट्रांजिशन है आपका जेल से फ्लूइड और फ्लूइड से जेल, उसी को क्या कहते हैं, फेज ट्रांजिशन। एंड टेम्परेचर एट विच दिस हैपेंस कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पर TURE होगा, ठीक है। और यही जो जिस टेम्परेचर पे हम ये काम करते हैं, या फिर सेल जिस टेम्परेचर पे ये काम करता है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस टेम्परेचर पे ये ट्रांजिशन करता है, उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्लियर है, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, और फेज ट्रांजिशन किसे कहते हैं, और ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो अब आप समझिए कि अब मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बताऊंगी जिस पे ये फ्लूइडिटी डिपेंड करता है, ठीक है। वो पैरामीटर्स क्या हैं, फ्लूइडिटी डिपेंड्स ऑन लिपिड कंपोजिशन एंड सम पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स क्या हैं, तो आप लेफ़्ट एंड राइट दोनों चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। F फॉर फ्लूइडिटी,
फ्लूइडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स कोई डबल बॉन्ड नहीं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो जैसे कि आपने ये पोलर हेड ग्रुप जानते हैं और ये क्या है, टेल। तो यहाँ पर ये जो किंक का फॉर्मेशन हुआ है, ये किंक का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होगा, जितना उतना ज़्यादा किंक का फॉर्मेशन होगा, और उतना ज़्यादा किंक का फॉर्मेशन होगा मीन्स फ्लूइडिटी उतनी ज़्यादा होगी। जब आप, मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ, जब आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे होते हैं, आपका ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं होता है, मान लीजिए सपोज़ करिए बहुत भीड़ है, काफ़ी क्राउड है। कुछ लोग क्या होते हैं ना, बहुत शैतान टाइप के होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने पैर को इस तरह टेढ़ा करके रखेंगे ताकि स्पेस ज़्यादा रहे। स्पेस ज़्यादा रहे तो हम अपना कंफर्टेबली बैठें। और कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो सोचते हैं बेचारा का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, थोड़ी सी टीसी दे देनी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट होके बैठ जाएंगे। स्ट्रेट होके जब बैठते हैं तो स्पेस कम हो जाता है, तो स्पेस कम हो जाता है तो आपको भी सीट मिल जाती है। बस इसी एनालॉजी को समझना है कि अगर फ्लूइडिटी को बढ़ाना है तो वहाँ पर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स किंक का फॉर्मेशन ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होगा तो ये जो किंक है ये ज़्यादा है, मीन्स पैर टेढ़ा इस तरह से बना रहेगा। जब पैर टेढ़ा होगा तो स्पेस ज़्यादा मिलेगा, जब स्पेस ज़्यादा मिलेगा तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। वेरी सिंपल। और वहीं पर अगर फ्लूइडिटी को कम करना है तो क्या करेंगे, तो सेचुरेटेड फैटी एसिड का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ पर कोई किंक का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, मीन्स अगर है भी तो थोड़ा बहुत कम होना चाहिए। वहाँ पर अनसेचुरेटेड नहीं बढ़ाना होता है, सेचुरेटेड फैटी एसिड। तो वो भी हम बात करेंगे। अभी हम उन फैक्टर्स पे ध्यान दे रहे हैं जो फ्लूइडिटी को डायरेक्टली इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो फ्लूइडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरा, फ्लूइडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि घी को अगर आप तेल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रैंडमनेस बढ़ता है। रैंडमनेस बढ़ने से मीन्स आपका इंट्रोपी बढ़ता है। इंट्रोपी बढ़ने से क्या होता है, फ्लूइडिटी इंक्रीज़ करता है। तो फ्लूइडिटी पहला फैक्टर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड उतना ज़्यादा फ्लूइड। दूसरा, टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ज़्यादा आपका फ्लूइडिटी बढ़ेगा। ऑल्दो फ्लूइडिटी को मेंटेन करना पड़ता है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना है ना तो बहुत कम टेम्परेचर होना चाहिए, फ्लूइडिटी को मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद तीसरा क्या है, सिस कॉन्फर्मेशन होना चाहिए। सिस और ट्रांस क्या होता है, जैसे कि ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ से कोई अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, तो सिस कन्फर्मेशन मीन्स क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई XYZ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो अगर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम साइड में होगा तो सिस कन्फर्मेशन कहेंगे। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप कोई XYZ आपका अपोजिट साइड में है तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांस कन्फर्मेशन। तो फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिस कन्फर्मेशन होना चाहिए। ये 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताया जो कि फ्लूइडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्लूइडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, टेम्परेचर एंड सिस कन्फर्मेशन। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्लूइडिटी को कम भी करता है, तो वो क्या हो जाएंगे, फ्लूइडिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा फ्लूइड होना चाहिए ना ही बहुत कम, मीन्स ना तो उसको एक मेंटेन करके रखना पड़ता है, अपने आप को एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये तो हो गया कि फ्लूइडिटी को बढ़ाने वाले फैक्टर्स। अब ये जो कार्बन चेन लेंथ है, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन लेंथ है, ये जो आपका पोलर हेड ग्रुप है, और ये क्या है, कार्बन चेन लेंथ। तो यहीं पर अगर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है तो यहाँ पर किंक का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, सेचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पर कार्बन का चेन लेंथ जितना कम होगा उतना ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी।
कार्बन का चेन लेंथ जितना कम होगा फ्लूइडिटी उतनी ज़्यादा होगी। इस बात को ध्यान से आप समझिए, कार्बन चेन लेंथ जितना ज़्यादा होगा फ्लूइडिटी उतनी कम होगी। मीन्स फ्लूइडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन चेन लेंथ। क्यों? क्योंकि ये कार्बन का चेन लेंथ है, ये यहाँ पर दूसरा पोलर हेड ग्रुप है, इसका ये चेन लेंथ है, ये तीसरा। तो कार्बन का चेन लेंथ जितना ज़्यादा होगा, आपको पता है ये वाला रीजन हाइड्रोफोबिक रीजन है, तो उतना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो कार्बन का चेन लेंथ जितना ज़्यादा होगा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन उतना ज़्यादा बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? फ्लूइडिटी को कम कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? फ्लूइडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन चेन लेंथ। और दूसरा फैक्टर क्या है? फ्लूइडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेटेड फैटी एसिड। मीन्स कार्बन के चेन लेंथ में जितना ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड होगी, सैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स किंक का फॉर्मेशन, नो किंक का फॉर्मेशन। जब किंक का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब पैर कोई टेढ़ा करके नहीं बैठेगा, बिल्कुल सीधा सीधा बैठेगा, स्ट्रेट बैठेगा, तो क्या होगा? फ्लूइडिटी कम होगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं क्या? सैचुरेटेड फैटी एसिड के। तो मैंने टोटल 5 फैक्टर आपको बताए हैं। फ्लूइडिटी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जितना ज़्यादा होगा फ्लूइडिटी उतनी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है घी तेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी तरह फ्लूइडिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। और तीसरा सिस कॉन्फर्मेशन, अगर हम ज़्यादा होगी तो फ्लूइडिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये 3 फैक्टर तो हैं आपको फ्लूइडिटी बढ़ाने वाले। और ये 2 फैक्टर कार्बन चेन लेंथ एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये क्या है? फ्लूइडिटी घटाने वाले। तो ये एक जनरल कंडीशन है, एक नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होना चाहिए फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब मैं 2 पॉइंट आपको समझाऊंगी कि आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जो ठंड में, कोल्ड में अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, प्लांट या एनिमल, तो वो पिघल क्यों नहीं जाते हैं, जम क्यों नहीं जाते हैं ठंड में है, और अगर गर्मी में है तो वो पिघल क्यों नहीं जाते हैं। तो एट हाई टेम्परेचर पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सर्वाइव कर रहा है तो उसके फ्लूइडिटी को क्या करना पड़ेगा? अगर हाई टेम्परेचर पे है, वो ऑलरेडी गर्मी में पिघल रहा है, जब आप गर्मी होती है कितना पसीना पसीना आपको होता है, तब आप क्या करते हैं? घर में एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, ताकि आप अच्छे से बैठ सकिए, पढ़ाई कर सकिए। या फिर आप और टेम्परेचर धूप में जाके खड़े हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, बस वही चीज़ है। या फिर जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं? रजाई ओढ़ लेते हैं। तो या फिर आप क्या करते हैं? फ्रिज से निकाल के ठंडा पानी पी लेते हैं? बिल्कुल ऐसा काम नहीं करते हैं। तो बस यही चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ आगे कि एट हाई टेम्परेचर मीन्स वार्म टेम्परेचर पे वहाँ पर क्या होना चाहिए? फ्लूइडिटी को कम करना है, फ्लूइडिटी टू डिक्रीज़। वहाँ पर क्या है? फ्लूइडिटी टू डिक्रीज़। अब हाई टेम्परेचर है, वार्म टेम्परेचर है, यहाँ पर आपको मैंने एनालॉजी के फॉर्म में, सूरज की रोशनी बहुत तेज़ है, बहुत गर्मी है, तो जब बहुत गर्मी है तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? फ्लूइडिटी को घटाना है। तो फ्लूइडिटी को अगर घटाना है तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो फ्लूइडिटी को घटाना है, फ्लूइडिटी टू डिक्रीज़, यहाँ पर डिक्रीज़ का नोटेशन है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? कार्बन का चेन लेंथ बढ़ा देंगे, कार्बन का चेन लेंथ बढ़ा देंगे। अभी भी मैंने आपको समझाया, चूँकि फ्लूइडिटी को कम करना है और फ्लूइडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कार्बन के चेन लेंथ को। तो कार्बन का चेन लेंथ अगर बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों है? उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है वो मैंने अभी आपको समझाया कि कार्बन चेन लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ाएगा तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन उतना ज़्यादा होगा। जब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन उतना ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा? फ्लूइडिटी को कम कर देगा। क्लियर है? तो कार्बन चेन लेंथ वहाँ पर बढ़ जाएगा। मीन्स ऐसा जो भी फैक्टर है जो फ्लूइडिटी को कम कर रहा है वो यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि फ्लूइडिटी को हमें घटाना है। दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया क्या? ये सैचुरेटेड फैटी एसिड वाला। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का नंबर अगर आप ज़्यादा कर देंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वहाँ पर फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर किंक का फॉर्मेशन होगा नहीं। जब किंक का फॉर्मेशन नहीं होगा तो टाइटनेस, कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाएगी,
तो जब टाइटनेस बढ़ेगी, कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, फ्लूइडिटी कम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। बाकी ये जो 3 फैक्टर्स हैं जो कि फ्लूइडिटी को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर एट हाई टेम्परेचर पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए हमें क्या करना है, फ्लूइडिटी को घटाना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आज आप ध्यान से इस टॉपिक को सुन लीजिएगा, हालांकि मुझे बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, बट इतना एफर्ट अगर मैं आपके लिए लगा सकती हूँ तो आप ध्यान से ज़रूर सुन सकते हैं, तो हमेशा के लिए ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये जो 3 फैक्टर हैं जो कि फ्लूइडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जो कि फ्लूइडिटी को बढ़ाते हैं, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लूइडिटी को घटाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डिक्रीज़ कर देंगे, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा और ट्रांस कन्फर्मेशन हो जाएगा। सिस के बजाय कैसा कन्फर्मेशन होगा, ट्रांस, क्योंकि सिस आपको फ्लूइडिटी को बढ़ा रहा था और यहाँ पर एट हाई टेम्परेचर पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर सर्वाइव करना है तो आपको क्या करना है, फ्लूइडिटी को घटाना पड़ेगा। और जब फ्लूइडिटी को घटाना है तो वो सारे फैक्टर्स जो कि फ्लूइडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और वो सारे फैक्टर्स जो फ्लूइडिटी को घटा रहे थे उसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो मीन्स डायरेक्टली और इन्वर्सली का मतलब आपको समझ में आ रहा है। अब ये जो फैक्टर था, फ्लूइडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था कार्बन चेन लेंथ के, फ्लूइडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था सैचुरेटेड फैटी एसिड को, और यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्लूइडिटी को कम करना है। तो आप क्या करेंगे, कार्बन का चेन लेंथ बढ़ा देंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड का नंबर बढ़ा देंगे। बाकी ये जो 3 फैक्टर है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, टेम्परेचर और सिस कन्फर्मेशन, ये आपको क्या कर रहा था, फ्लूइडिटी को बढ़ा रहा था। बट हाई टेम्परेचर पे, गर्म प्रदेश पे रहने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, फ्लूइडिटी को घटाना है, कम करना है। तो ये जितने फैक्टर्स हैं ना, इसके जस्ट अपोजिट वाला फैक्टर्स इधर काम करेगा। तो इसलिए फ्लूइडिटी को कम करने के लिए क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कम करना है, टेम्परेचर भी कम करना है और ट्रांस कन्फर्मेशन देना है। क्लियर हो गया होगा। और अब कोल्ड टेम्परेचर पे कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे पोलर बियर का आपने नाम सुना होगा, तो ठंडी प्रदेश में क्या है, कोल्ड टेम्परेचर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपने फ्लूइडिटी को बढ़ाना है ताकि वो जमे ना, कॉम्पैक्टनेस ना आ जाए। तो अगर फ्लूइडिटी को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, जो फैक्टर, जो पैरामीटर्स फ्लूइडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको बढ़ा देंगे और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसको कम कर देंगे। तो जैसा कि यहाँ पर एट कोल्ड टेम्परेचर फ्लूइडिटी टू इंक्रीज, फ्लूइडिटी को बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, कार्बन के चेन लेंथ को कम कर देंगे। कार्बन का चेन लेंथ जितना कम होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन उतना कम होगा। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कम होगा तो वहाँ पर क्या होगा, फ्लूइडिटी ऑलरेडी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो ठंड में है वो जमना नहीं है, तो वहाँ पर क्या करना है, फ्लूइडिटी को बढ़ाना है। तो वहाँ पर कार्बन चेन लेंथ को डिक्रीज़ कर देंगे। दूसरा फैक्टर सैचुरेटेड फैटी एसिड को भी डिक्रीज़ कर देंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड जितना कम होगा तो आपको फ्लूइडिटी उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसको इंक्रीज़ करना है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है और सिस कन्फर्मेशन मीन्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्टली रहेगा और जो इन्वर्सली वाला है, ये जैसे कि कार्बन चेन लेंथ है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लूइडिटी को, तो कार्बन चेन लेंथ जितना कम होगा फ्लूइडिटी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो जितना कम होगा फ्लूइडिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर ठंडे में फ्लूइडिटी को बढ़ाना है एट कोल्ड टेम्परेचर पे, और गर्मी में एट हाई टेम्परेचर फ्लूइडिटी टू डिक्रीज, वहाँ पर फ्लूइडिटी को घटाना है। बस यही चीज़ आपको समझनी थी। अब क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है। मैं अब सोच रही हूँ सेट लाइफ साइंस का तो क्वेश्चन आपको करवाती ही हूँ। यूपीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए ये सारे कंटेंट्स प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और मेंस में भी अगर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के बारे में लिखना है तो इतना जो मैंने आपको समझाया एकदम आराम से, तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मुझे 100% विश्वास है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मैं ऐसे कंडीशन में अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो आपके लिए ये वीडियोस कहीं से न कहीं से हेल्पफुल है। अब एक टर्म है बच्चों, क्या, रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का काम आपको समझना है। रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल ये क्या है, ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है। मीन्स दो दोस्त में अगर झगड़ा हो गया है तो वो दोनों को आपस में फिर से फ्रेंडशिप कराने में हेल्प करता है और दूसरा काम भी करता है,
मीन्स अगर किसी की बहुत अच्छी बनती है तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, बीच में जाके झगड़ा भी करवा सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाती है और गर्मी में रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं या फिर जो ऑर्गेनिज़म है वो पिघल ना जाए, फ्लूइडिटी और ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है ना, इसके बीच में जाके इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बीच में जब जाके इंसर्ट हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो हो रहा था इस टेल के बीच में, इसको कम कर देगा। जब ये कम हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, फ्लूइडिटी मेंटेन हो जाएगी। मीन्स फ्लूइडिटी उतनी ही होगी जितनी नीड है, फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। उसके बाद अगर ये आपका कोल्ड टेम्परेचर में अगर होने वाला है, जस्ट अपोजिट काम करता है। यहाँ पर अगर ये कॉम्पैक्टनेस बहुत ज़्यादा है, ये टाइटली पैक्ड है, यहाँ पर क्या है, एट लो टेम्परेचर ठंड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है पोलर हेड ग्रुप और टेल के बीच में जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर जाके इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, उस कॉम्पैक्टनेस को बढ़ा देगा, मीन्स कॉम्पैक्टनेस को घटा देगा, मीन्स उसके बीच में स्पेस क्रिएट कर देगा। जैसा कि मैं अभी आपको बताई, कोलेस्ट्रॉल एज अ बफर काम करता है। मीन्स अगर गर्मी में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो उसको पिघलने नहीं देगा। क्यों नहीं पिघलने देगा, क्योंकि ये बीच में जाके इंसर्ट हो जाता है। जब इंसर्ट हो जाता है तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कम हो जाते हैं। जब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कम होंगे तो वहाँ पर क्या होगी, फ्लूइडिटी भी कम हो जाएगी। वहीं पर कोल्ड टेम्परेचर पे क्या है कि बहुत टाइटनेस है, बहुत कॉम्पैक्टनेस है, तो वहाँ पर अब 2 आदमी बैठे हैं, ठीक है, और आपका बगल वाला आदमी थोड़ा शैतान है, थोड़ा बदमाश टाइप का, सपोज करिए। आप चाहते हैं कि मेरा पैर उसके पैर में ना सटे, तो आप क्या करिएगा, अपनी ट्रॉली उसके बीच में रख दीजिए। मजबूरी है, जाना तो है, सफ़र तो करना है, और दुनिया में हर एक तरह के लोग होते हैं, तो आप क्या करेंगे, ट्रॉली रख दें, तो ये ट्रॉली क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो वो कॉम्पैक्टनेस को घटाएगा, मीन्स वो उतना ज़्यादा वो नहीं करेगा, स्पेस बना देगा ताकि वो कोल्ड टेम्परेचर पे वो ऑर्गेनिज्म जमे ना। वो तो मैं थोड़ा सा आपको एनालॉजी के फॉर्म में समझाती हूँ, बताए ना, मैं डे टू डे लाइफ का एग्जांपल यूज़ करती हूँ ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकिए। तो बच्चों, कहीं से भी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जैसे जैसे मेरे हेल्थ कंडीशन अब सही होती जाएगी तो मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस अपलोड होते रहें। और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं CSIR नेट का भी टॉपिक वाइज PYQs करवाते चलूँ। अभी तो अब दिसंबर के लिए जो एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ना हो सके, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचे हैं, बट अब फर्दर जो एग्ज़ामिनेशन होंगे जून वाले, दिसंबर वाले, तो इसी तरह मैं क्या करूँगी, पहले टॉपिक कॉन्सेप्ट समझाऊँगी, फिर इस टॉपिक से रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन है, PYQs हैं, चाहे वो सेट लाइफ साइंस के हो या फिर CSIR नेट के हों, वो मैं टॉपिक वाइज PYQs करवा दूँगी। ठीक है बच्चों, बाकी जो UP PSC वाले बच्चे हैं जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस के लिए, तो उनके लिए इतना कंटेंट सफिशिएंट है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। आप स्मार्ट वे में अपने आंसर को एक्सप्लेन करिए, EJMR पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कहीं से भी आपको इस तरह का कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं लगेगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारा कंटेंट आपको बिल्कुल प्योर, नेचुरल, ऑर्गेनिक फॉर्म में डिलीवर करूं, ताकि आपको फीलिंग आए कि मैं क्लास में बैठी हूँ, मैम आप कॉन्सेप्ट समझा रही हैं और हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को गेन कर रहे हैं। तो आप पेन पेपर ज़रूर लेके बैठिएगा, 2 बातें, और कंटिन्यूएशन में वीडियोस देखिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप MSc से जूलॉजी कर रहे हैं या फिर जूलॉजी सब्जेक्ट से कोई और UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा दूसरा चैनल है साई बेसिक्स जूलॉजी, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।